हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CI एकेडमी और हैप्पी न्यू ईयर। बिकॉज हम नए साल में आ चुके हैं, नई चीज़ें होंगी और सबका अपना अपना रिजोल्यूशन सबने सेट किया होगा, लेकिन पूरा तो नहीं हो पाता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम हर साल एक नया रिजोल्यूशन सेट करें। जो जो कमी हमने पिछले साल करी है वो इस साल ना हो, जो गलतियां हमने पिछले साल करी थी वो इस साल ना हो। और एक डिसिप्लिन, एक टारगेट, जैसा कि मैं करती हूँ ना, मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि मैं क्या करती हूँ। तो कुछ टारगेट्स होते हैं ना हमारे, जो हर साल नए बनते हैं है ना। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरी एक डायरी होती है, उसमें मैं अपने टारगेट्स लिखती हूँ कि मुझे नेक्स्ट ईयर क्या क्या कंप्लीट करना है और ये होना ही चाहिए। और इससे क्या होता है ना कि अगर आप 90% का सोचते हो या 95% का भी सोचते हो तो एटलीस्ट आप 89 तक पहुंच पाते हो, है ना। हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो छूटेगा, कुछ ना कुछ तो छूटेगा, लेकिन अगर हमारे टारगेट्स ही बड़े हैं तो हम वहां तक, उसके कुछ लेवल तक तो पहुंच पाते हैं ना। लेकिन अगर हम कुछ सोचेंगे ही नहीं, कोई टारगेट ही नहीं बनाएंगे, जस्ट एज यूजुअल डे बिताएंगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जिंदगी एक ख्वाहिश है ये मैंने कहीं सुना था, जिसको मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरे वर्ड्स नहीं है ये। लेकिन बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी ख्वाहिशों को जितना हो सके उतना बढ़ाओ और अपनी चीज़ों पे, अपनी ख्वाहिशों के लिए काम करो। ये नहीं कि कोई और की, किसी और के कहने पे या किसी और के लिए, खुद के लिए। खुद को बिल्ड करो, खुद पे वर्क करो। खुद को जितना बिल्ड करोगे, जितना खुद पे काम करोगे, खुद को जितना बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, उतना ही लोग तुम्हें पूछेंगे। और किसी के पूछने के लिए नहीं करना है, ये तुम्हें खुद ब खुद ऐसा महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे अंदर कोई नई एनर्जी आई है, तुम अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब जब इंसान अपने अंदर एक बेहतरीन पर्सनालिटी को देख पाता है और उसको बना पाता है। तो अपना जो समय है ना, अपने आप को इतना व्यस्त करो ना कि कोई भी आड़ा टेढ़ा इंसान आए जिंदगी में तो वो बिल्कुल भी उससे प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, खुद को इतना बिजी बनाओ कि कोई आ ही नहीं पाए और वो तुम्हें बस दूर से देख के उसकी फटती रहे थोड़ा सा वो वाला हो गया, लेकिन ठीक है, समझा करो चलता है ना। चलो आगे देखते हैं, क्लास शुरुआत करते हैं। तो क्या हो रहा है? पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हमारा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। ऐसे तो मेरी तबीयत बहुत हार्ड लेवल की खराब हो गई है नए साल में, बट ठीक है, भगवान इसी से शुरुआत करना चाह रहे हैं तो ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? देखो ये हो ही नहीं रहा, क्या है भाई? हाँ होता है, मैं पागल हो गई। हाँ तो हीट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? हीट क्या है? एक, बस भाई, एनर्जी है ना, एनर्जी है। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? जूल। और अगर हम 1 जूल करें तो क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, चलो। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द SI यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज जूल। यानी कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है और ऊर्जा के सभी रूपों का SI मात्रक जूल होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देने वाला चीज़ नहीं है, आप 1.5 पे 7.5 पे भी करके देख लेना, क्योंकि अगर आपको आता है तो। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप नॉर्मल पे ही करके वीडियो देखना, ठीक है। समझ में भी तो आनी चाहिए ना सारी चीज़ें। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर? मतलब कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें से है जो कि वेरी हाई, मतलब हाई टेम्परेचर को माप सकता है, जैसे कि सन का टेम्परेचर। तो क्या पूछ रहा है? सूर्य जैसे बहुत ऊंचे तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शंस क्या क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर, पायरोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर और बैरोमीटर। तो थर्मोमीटर वाला तो हम कट कर देंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोमीटर का क्लिनिकल या फिर हो जाए या लैबोरेटरी हो जाए तो वो उस लेवल के टेम्परेचर को नहीं माप सकता है, करेक्ट। उसके बाद आता है हमारा क्या, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर तो बेसिकली मैंने सुना है कि एयर प्रेशर के लिए होता है ना, एयर प्रेशर के लिए होता है। तो बचा क्या, पायरोमीटर। तो पायरोमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना पायरोमीटर। तो पायरोमीटर क्या करेगा, वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर करेगा, ठीक है, जस्ट लाइक सन। देख सकते पायरोमीटर बिना सीधे संपर्क के तापीय विकिरण का पता लगाकर उच्च तापमान को मापता है, ओके। At what temperature do the Celsius and Fahrenheit scales show the same reading? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान रीडिंग दिखाते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री सेल्सियस, या 100 डिग्री सेल्सियस। पहली बात तो ये खत्म और ये खत्म, ये होना ही नहीं है, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस तो होगा नहीं, इक्वलाइजेशन नहीं होता है उस पर, 0 भी नहीं होगा, है ना। तो बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -40 डिग्री ओनली, वी कांट से सेल्सियस, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये फॉर्मूला है जो आप देख सकते हो कि C/5 = F - 32/9, ये कर लेंगे हम तो हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी, यानी कि स्वस्थ मानव शरीर, क्या है, स्वस्थ मानव शरीर का समान तापमान क्या होता है? तो ये तो हम 31 और 42 तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया, है ना। 31 और 42 तो ऐसे ही गलत हो गया, तो 98 बचा और 37 बचा। तो 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है क्या, सेल्सियस होता है क्या, नहीं, क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है ना। तो क्या हो जाएगा, सेल्सियस में क्या होता है, 37 डिग्री, इसलिए ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में होगा और 98.6 डिग्री क्या होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज डिफाइंड एज, शून्य ताप, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, तो किस टेम्परेचर पे हमें एब्सोल्यूट जीरो मिलता है, -273 या 0 डिग्री या 273 या 100 डिग्री। ये आसान है बिल्कुल। 0 केल्विन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इज द थियोरेटिकल लोएस्ट टेम्परेचर वेयर मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। यानी कि परम शून्य 0 केल्विन की बात हो रही है, वह सैद्धांतिक न्यूनतम तापमान है जहां आणविक गति एक रुक जाती है, जो -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, मतलब कि कौन सा मेथड है ना विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या इवापोरेशन, चालन, संवहन, विकिरण या वाष्पीकरण। तो आंसर इज कन्वेक्शन, सॉरी रेडिएशन हो जाएगा। मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या हो रही है मेरे साथ कि एक्चुअली मैं ना ठंड में थोड़ा ज़्यादा मेरा हो चुका है घूमना फिरना। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन ट्रांसफर्स हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, यानी कि विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से उष्मा स्थानांतरित करता है और निर्वात वैक्यूम में भी यात्रा कर सकता है।
इन सॉलिड्स हीट इज प्राइमरी ट्रांसफर्ड बाय, ठोस पदार्थों में ऊष्मा मुख्य रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन या एब्जॉर्प्शन? सॉलिड्स की बात की जा रही है ना, किसकी? सॉलिड्स की बात की जा रही है। हीट इज प्राइमरी ट्रांसफर्ड बाय, तो ये कन्वेक्शन होना चाहिए क्या कंडक्शन होना चाहिए? तो कंडक्शन होना चाहिए। कंडक्शन इज द प्रोसेस वेयर हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन सॉलिड्स। ठीक है, यानी कि चालन वह प्रक्रिया है जहां ठोस पदार्थों में ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित होती है। ठीक है, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, यानी कि थल समीर, लैंड ब्रीज किस समय चलती है? डे टाइम, नाइट टाइम, अर्ली मॉर्निंग? ये दोनों तो कट कर दो, वो बताओ, वहां से बताओ, डे टाइम या नाइट टाइम? तो आंसर इज एट नाइट। लैंड कूल्स फास्टर देन सी एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी क्रिएटिंग लैंड ब्रिज। कहने का मतलब क्या है कि रात के समय में क्या होता है, जमीन क्या होता है, समुद्र की तुलना से तेजी से ठंडी होती है ना। सॉलिड्स जो होते हैं ना, सॉलिड्स वाटर के कंपैरिजन में, यानी कि लिक्विड के कंपैरिजन में जल्दी ठंडे होते हैं या जल्दी गर्म होते हैं? ठीक है, यानी कि उनका टेम्परेचर कन्वर्जन फास्ट है, मतलब जल्दी ठंडा हो सकते हैं और जल्दी गर्म हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनका जो अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, मतलब एज कंपैरिजन टू सॉलिड। दिस इज बिकॉज सॉलिड का जो टेम्परेचर कन्वर्जन है, यानी कि टेम्परेचर उसका कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है, वो फास्टर होता है। किसके कंपैरिजन में? लिक्विड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो रात में क्या होता है कि जमीन समुद्र की तुलना में तेजी से ठंडी होती है। जमीन की ठंडी हवा, जो ठंडी हवा उठती है जमीन से, समुद्र की ओर चलती है। किधर चलती है? समुद्र की ओर चलती है, जिससे थल समीर बनती है ना। थल समीर वही हुआ हमारा क्रिएटिंग अ लैंड ब्रिज। ठीक है, वाई आर द बॉटम्स ऑफ कुकिंग पैन्स ऑफन पेंटेड ब्लैक, सॉरी ब्लैक को बैक बोल रही हूँ। खाना पकाने वाले बर्तनों के निचले हिस्से को अक्सर काला क्यों रंगा जाता है? ब्लैक क्यों? ब्लैक कलर के बारे में पता ही होगा, बोलते ना गर्मी के दिनों में ब्लैक मत पहना करो। ब्लैक क्या करता है? तो ब्लैक सरफेस जो होता है ना, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, हीट एब्जॉर्प्शन का, यानी कि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। इसीलिए ब्लैक से ही जो होता है, जो हमारे कुकिंग पैन्स होते हैं उसको ब्लैक कलर से क्या कहते हैं, कलर करते हैं, है ना। A marble tile feels colder than a wooden tile in winter because, यानी कि सर्दियों में मार्बल की टाइल लकड़ी की टाइल की तुलना में अधिक ठंडी लगती है, क्योंकि क्यों? Why? Because marble is a better conductor of heat. मार्बल जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा ना, तो मार्बल इज अ बेटर का, मार्बल ऊष्मा का बेहतर सुचालक है। क्या हो जाएगा? मार्बल कंडक्ट्स हीट अवे फ्रॉम द बॉडी फास्टर देन वुड मेकिंग इट फील कूलर, है ना। देखो, क्लास अभी और लंबी होनी चाहिए थी, बट मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, तो हम इसको फिर ये स्लाइड को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और अभी बस इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा श्योर मैं बोलती हूँ कि आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, और पूरा बायोलॉजी ख़त्म किया जाएगा। एसआई वालों का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो प्लीज़ 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 जाके फोकस करके पढ़ाई करो। न्यू ईयर के चक्कर में मत रहना। न्यू ईयर के चक्कर में लोग एक दिन न्यू ईयर होता है, 4 दिन के लिए घर पे रह जाते हैं या फिर घूमते रह जाते हैं, तो वो चीज़ मत करना। और जो भी मतलब क्वेरी हो पूछ सकते हो मैसेज में, कमेंट में या कॉल करके, कोई इशू नहीं है। और दूसरा ये कि एसआई के पर्सपेक्टिव से भी साइंस कराई जा रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडीओ के पर्सपेक्टिव से कराई जा रही है। और बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना, वो मोस्टली एसआई के पर्सपेक्टिव से ही आ रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो ऐसा है कि एडीओ भी उसमें वर्क कर रहा है, बट एसआई, क्योंकि पिछले बार जो एसआई का एग्जाम हुआ था 1200 पोस्ट के लिए था ना शायद,
तो सम 1200 सम ऐसे करके था। तो उसमें मैंने देखा कि बायो के क्वेश्चंस में थे लेवल, मतलब मैंने क्वेश्चन देखा जब उसका पीवाईक्यू, तो मैंने देखा तो बायो अच्छे से कराई जाएगी, ठीक है। बायो में हम एक एक चीज़ अच्छे से देखेंगे। बायो और फिजिक्स इन दोनों पे ना अच्छे से फोकस कर लो। वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा कर लेना, ज़्यादा नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, दो चार क्वेश्चन आया था। और बाकी तो ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन सही रहते हैं, उसमें गलत होने के चांस नहीं होते। बिहार स्पेशल उसको कर लेना, बिहार स्पेशल को अच्छे से कर लेना, और बाकी तो हो जाना चाहिए। हिस्ट्री वगैरह तो सही रहे। हिस्ट्री में मिडाइवल हिस्ट्री कर लेना। मिडाइवल हिस्ट्री में जैसे जो कॉमन नेम्स होते हैं ना, मतलब टाइटल्स जो दिए गए थे राजाओं को, है ना, राजाओं को जो टाइटल्स दिए गए थे वो कर लेना, बिकॉज बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, वो आया था, मुझे याद भी आ रहा है वो सारी चीज़ें। तो बस काफ़ी है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन भी आ सकता है बट नॉट मोर। इकोनॉमिक्स एक बार रिवीजन कर लेना, वन शॉट वीडियो देख लेना कोई अगर हो जाए तो। नहीं तो इकोनॉमिक्स मैं भी करवाती हूँ, अगर हुआ तो मैं भी अपलोड कर दूंगी एक वीडियो, मतलब एसआई के पर्सपेक्टिव से सिर्फ। तो आप बोलना, अगर आप बोलोगे तो मैं कर दूँगी। तो बस यही है, एसआई के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, एकदम बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। और अभी हो सके तो फिजिकल की जो तैयारी साथ साथ कर रहे हैं ना, उनके लिए कि आप चाहो तो अभी थोड़ा ब्रेक लगा सकते हो, बिकॉज आप तबीयत वबीयत मत खराब कर लेना, मैंने तो कर ली, तो आप मत कर लेना। और अभी रिवीजन करो जितना हो सके, सुबह उठ के शाम रात जितना भी हो सके रिवीजन करो, तबीयत का ध्यान रखो, बिकॉज ठंडी ऐसी हो रही है ना कि कभी मतलब बहुत एक्सट्रीम हो रही है, कभी हवा ववा लग रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो तबीयत का ध्यान रखते हुए पेपर में ज़्यादा फिजिकल पे भी फोकस मत करो, एग्ज़ाम पे फोकस करो, बिकॉज एडमिट कार्ड आ चुका है। और बस प्रीलिम्स निकल गया, अच्छे मार्क्स ले आए आपने तो आपको ये भी पता रहेगा कि प्रीलिम्स निकलने वाला है, तो आप मेंस की तैयारी भी अच्छे से कर पाओगे। अगर वही आप कम मार्क्स लाओगे, ऊपर नीचे या एक बॉर्डर लाइन पे रहोगे, तो आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा मेंस के लिए, है ना, नहीं कर पाता है, क्योंकि हमें लगता है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो हम फोकस नहीं कर पाते। और मेंस में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, क्योंकि मेरिट निकलने की बात होती है, तो उसके मार्क्स मैटर करेंगे, फिर फिजिकल का मैटर करेगा। तो ट्राई करना कि प्रीलिम्स भी ज़्यादा अच्छा ही जाए। तो अभी जो टाइम है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना, ठीक है। तो बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और थोड़ा एडजस्ट करो, बने रहो, अच्छे से पढ़ाई होगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।